हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग फिजिक्स का लास्ट पार्ट 4 करेंगे और उसका पूरा फिजिक्स आपका EPFO 2025 के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का क्लास। इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमने डाल दिया है। तो ये हमारा फिजिक्स का आज लास्ट पार्ट है। कल से हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और केमिस्ट्री का 2 क्लास होगा और फिर 1 से 2 क्लास जो बायोलॉजी का होगा। तो साइंस से जो टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं ये आपका कंप्लीट हो जाएगा मात्र 8 क्लासेस में, जिसमें 4 क्लास आपका फिजिक्स का होगा, 2 क्लासेस फॉर केमिस्ट्री एंड 2 क्लासेस फॉर बायोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का क्लास। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी पढ़ रहे थे, उसका आज हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा नियम हम लोग पढ़ेंगे। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम ये बोलता है कि हीट जो होता है ऊष्मा कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी। ठंडा बॉडी से हॉटर बॉडी में स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप एनर्जी जो है ठंडे से गर्म में ट्रांसफ़र नहीं होती है। ठीक है, हमको बाहर से देना पड़ता है एनर्जी, तब जाके कोल्ड बॉडी से हॉटर बॉडी में, ठंडे शरीर से गर्म शरीर में ऊष्मा का क्या होता है, संचरण अपने आप नहीं होता है, अपने आप नहीं जाता है। ठीक है, उसी तरह से कोई भी जो हीट इंजन होता है, हीट इंजन मतलब जिसमें हम कुछ एनर्जी देते हैं और कितना हम लोग उससे काम कराते हैं, तो कोई भी हीट इंजन जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि जितना आप एनर्जी दे रहे हैं उतना वो काम कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि आउटपुट बराबर इनपुट होगा। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके जो हमारा एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी मतलब जो भी हमारा सब्सटेंस है उसमें कितना डिसऑर्डर है, कितना उसमें विकार है, उसको हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने देखा था। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग को एंट्रोपी का अवधारणा के बारे में, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है। अब हम लोग देखते हैं कार्नोट इंजन के बारे में। कार्नोट इंजन क्या होता है? तो कार्नोट इंजन एक ऐसा इंजन है, हीट इंजन, ठीक है, जिसका एफिशिएंसी सबसे अधिक होता है। ये एक आइडियल इंजन है, ठीक है, आदर्श इंजन है। ऐसा रियल में नहीं होगा, एक आइडियल में हम समझ सकते हैं कि ऐसा इंजन, हीट इंजन जिसका एफिशिएंसी, दक्षता होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। और कार्नोट इंजन का जो एफिशिएंसी होता है वो सिर्फ 2 चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो चीज़ से वो हीट को ले रहा है उसका क्या टेम्परेचर है और जहाँ से वो हीट को दे रहा है उसका क्या टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ठीक है, स्रोत का टेम्परेचर, और टेम्परेचर ऑफ सिंक, उसके टेम्परेचर पे जो है एफिशिएंसी बस डिपेंड करेगा। यही कार्नोट इंजन कहलाता है। तो कार्नोट जो है, एक हम बोल सकते हैं कि एक कार्नोट ने एक व्यक्ति थे जिन्होंने थ्योरम दिया और उन्होंने इंजन को डेवलप किया। इन्होंने बोला कि नो इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 2 हीट रिजर्वायर कैन बी मोर एफिशिएंट देन ए कार्नोट इंजन। तो बोला कार्नोट इंजन सबसे एफिशिएंट जो है आपका इंजन होता है जो 2 हीट आपका रिजर्वायर के बीच में काम करता है। ठीक है, सिंक और सोर्स के बीच में कोई भी इंजन जो वही आपका रिजर्वायर मतलब सिंक और सोर्स के टेम्परेचर के आधार पे काम करेगा, बेसिस पे काम करेगा, वो कार्नोट इंजन से अधिक एफिशिएंट नहीं हो सकता है। कार्नोट इंजन जो होगा सबसे एफिशिएंट हीट इंजन है। ठीक, और ये एक आइडियल इंजन होता है, आदर्श इंजन होता है। रियल में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए NI मतलब कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी बराबर वर्क डन, कितना आप उससे वर्क ले रहे हो कितना, और QH मतलब कितना जो है हीट उसको दे रहे हो। ठीक है, और इसको निकालने के लिए 1 - TC/TH लिख सकते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, राइट, TC/TH। ठीक है, यहाँ पे TC जो है वो कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर है और TH जो है वो आपका हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है। और QH क्या है कि कितना आपने हीट दिया है और कितना आपने W क्या है, कितना आपने काम करवाया है। तो इससे एफिशिएंसी निकल जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ। ठीक है, तो थर्ड लॉ सेकेंड थर्मोडायनेमिक्स का ऊष्मागतिकी का ये बोलता है कि 0 केल्विन पे, ठीक है, 0 केल्विन पे कोई भी प्योर क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंस होता है, शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ का 0 डिग्री केल्विन पे जो एंट्रोपी होगा, एंट्रोपी हमने देखा कितना उसमें डिस्टर्बेंस है, कितना विकार है, ठीक है, वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, मतलब कोई भी बॉडी है जो 0 केल्विन पे है और वो प्योर क्रिस्टलाइन पदार्थ है, शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ है, तो उसका जो एंट्रोपी होता है
वो कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट 0 पे, मतलब 0 केल्विन पे द सिस्टम इज इन इट्स मोस्ट ऑर्डर्ड स्टेट। तो अब इंट्रोपी 0 होता है। इंट्रोपी किसको नापता है, किसको नापता है, वो एक अव्यवस्था को नापता है। तो जब इंट्रोपी 0 है मतलब वो अव्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित है, ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्डर्ड है। तो हम बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट 0 पे, एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो इंट्रोपी होता है वो 0 होता है। इसका मतलब जो सिस्टम होता है वो मोस्ट ऑर्डर्ड स्टेट में, ठीक है, सबसे व्यवस्थित अवस्था में होता है, विथ नो थर्मल एनर्जी एंड ऑल पार्टिकल इन देयर लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी, जिसमें कोई भी हीट एनर्जी नहीं होगा और जितना भी पार्टिकल्स उस सिस्टम में होगा वो कम से कम एनर्जी लेवल में होगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी होगा तो वो मूव करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो 0 केल्विन पे इंट्रोपी 0 होता है। इसका मतलब वो जो सिस्टम है वो मोस्ट ऑर्डर्ड स्टेट में है, उसका अपना थर्मल एनर्जी नहीं है, और जितने भी उसके पार्टिकल्स हैं सिस्टम के वो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी में रहते हैं, ठीक है, रिजल्टिंग इन ए सिंगल एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट। तो जिसके कारण वो एक एकल सुलभ सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त होते हैं। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो गैस जो मूव करते हैं उनका जो गति होता है उसके बारे में है। ठीक है, तो गैस जो होता है आपको पता है इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, बड़ी संख्या में गैस में क्या होते हैं, अणु होते हैं जो आपका रैंडम मोशन में इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये मान लो कोई कंटेनर है, इसमें गैस है, मूव कर रहा है, तो इसके कंटेनर के जो वॉल होता है, जो दीवार होता है, उस पर ये क्या करता है, टकराएगा, टकराएगा तो वो क्या लगाएगा, प्रेशर। तो प्रेशर ड्यू टू कोलिजन विथ कंटेनर वॉल, कंटेनर की दीवारों से टकराव के कारण दबाव होता है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो डिपेंड होगा, तो जितना मान लो इसका हाई टेम्परेचर होगा, ये जो गैस है इसको हम लोग हीट करेंगे तो इसके पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव करेगा। तो जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना तेज़ी से पार्टिकल मूव करेगा, टकराएगा, तो उतना ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होगा। तो जो गतिज ऊर्जा होता है गैस के पार्टिकल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परम तापमान पे, डायरेक्टली जो है वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और इसी के आधार पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के ही सिद्धांत के आधार पे जो बॉयल्स लॉ है, ठीक है, बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम पता चलता है। क्या है बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, लोग पहले बचपन में पढ़ते थे। बॉयल का नियम ये बोलता है कि PV इक्वल टू NRT, ये आपका गैस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये बॉयल्स नियम ये बोलता है कि जब हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, जब हम लोग टेम्परेचर को क्या करते हैं, कांस्टेंट, तो हमारा N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट, R और T कांस्टेंट है, तो प्रेशर PV इक्वल टू कांस्टेंट होगा। जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे तो प्रेशर P इंटू वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जो प्रेशर होगा वो वॉल्यूम के उल्टा प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर को घटेगा। तो ये बोलता है बॉयल्स लॉ, जो बोलता है अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो P इंटू बी, पी मैंने होगा प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, ये कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट होता है, तो जब PV इक्वल टू अगर कांस्टेंट है तो V को अगर इधर करोगे तो उल्टा में जाएगा, 1 हो जाएगा, ये समथिंग कोई भी कांस्टेंट बाय V। तो P जो है प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, मतलब प्रेशर अगर हमारा बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर हमारा घटेगा तो वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये होता है बॉयल्स लॉ। ठीक है, जिसमें में कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। फिर उसके बाद एक चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, PV इक्वल टू NRT है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है तो कांस्टेंट है तो प्रेशर को हटा देते हैं, और N और R कांस्टेंट है तो V इज इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया। ठीक है, समझ में आया। PV इक्वल टू NRT होता है गैस का यूनिवर्सल फार्मूला है। ठीक है, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे तो ये कांस्टेंट हो गया, इसको आप हटा सकते हैं, और यहाँ पे N और R कांस्टेंट है तो V इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है वो T है, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे वॉल्यूम हमारा घटेगा। ठीक है, तो ये होता है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टेम्परेचर के। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। अब अभी तक हमने जो आपको पढ़ाया है उससे आपका ये क्वेश्चन है, इसको बस सही कर लीजिएगा। यहाँ पे CP लिखा हुआ है, ठीक है, CP। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, द्रव यांत्रिकी के बारे में देखते हैं दोस्तों। फ्लूइड क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो करता है, जो बहता है, वो सॉलिड भी, वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी। सॉलिड नहीं हो सकता है ठोस, वो द्रव्य हो सकता है या तो गैस, कोई गैस हो सकता है जो बहता है। तो जो भी बहता है उसको फ्लूइड बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, तो जो फ्लूइड में जो प्रेशर होता है वो हर डायरेक्शन में इक्वल लगता है। जैसे मान लो एक ग्लास में आप पानी भर दीजिए तो पानी जो है हर जगह पे आपको इक्वल प्रेशर लगाएगा।
इस पे आप हवा भर दीजिए तो हर जगह पे ये बराबर बराबर प्रेशर लगाता है। तो ये द्रव्य का एक विशेषता है कि हर दिशा में, हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर हमारा लगाता है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो पास्कल का लॉ है। पास्कल का लॉ यही बोलता है, क्या बोलता है कि कोई भी अगर बर्तन में अगर हम कोई फ्लूइड को रखते हैं या कोई लिक्विड को रखते हैं तो हर डायरेक्शन में वो इक्वल प्रेशर हमारा लगाता है। तो ये पास्कल का लॉ है। आर्किमिडीज का लॉ क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी को अगर पानी में डुबाया जाता है तो वो अपने वेट के बराबर उतना फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है, जिसके बारे में हम देखेंगे आगे। अब बर्नौली थ्योरम क्या बोलता है कि कोई, बर्नौली थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं, ये आपका नॉन विस्कस लिक्विड में होता है, जो विस्कस ना हो, जो असायन ना हो, मतलब जो जमे नहीं। ठीक है, ये इनकम्प्रेसिबल हो, जो संपीड ना हो, कंप्रेस ना हो, फॉर स्टेडी मतलब लगातार वो बहे। तो उसमें क्या होता है, पी प्लस हाफ नॉट रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आगे हम देखेंगे इसके बारे में। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स में ये तीनों प्रिंसिपल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो अगर पास्कल लॉ के बारे में मैंने बता दिया, पास्कल लॉ क्या होता है, कोई भी लिक्विड को अगर हम इनक्लोज कंटेनर में बंद चीज़ में रखते हैं तो वो चारों डायरेक्शन में इक्वल इक्वल प्रेशर हमारा लगाता है। इसी के आधार पे पास्कल लॉ पे ही के प्रिंसिपल पे ही, नियम पे जो बेस्ट है वो हमारा हाइड्रोलिक प्रेस है। हाइड्रोलिक प्रेस आप समझते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा गाड़ी जब धुलाता है तो यहाँ पे वो दबाता है तो फिर इधर से वो गाड़ी उड़ जाता है। तो प्रेशर क्या हुआ, यहाँ से आपने दबाया, इधर से उठ गया, मतलब ट्रांसफ़र हो गया प्रेशर। तो हाइड्रोलिक प्रेस हो या हाइड्रोलिक ब्रेक हो या फिर लिफ्ट जो हो, ये तीनों जो चीज़ है वो हमारा काम करता है पास्कल लॉ पे। ठीक है, फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने पहले भी देखा था, यहाँ उसको हम दोबारा से दोहरा लेते हैं। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है कि मान लीजिए ये हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड है। अब इसमें कोई आपने बॉल डाला तो बॉल अगर मान लो यहाँ पे इतना डूबा हुआ है लिक्विड में, ठीक है, ये बॉल का इतना पोर्शन लिक्विड में डूबा हुआ है। तो ये बोल रहा है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोल रहा है कि बॉडी इमर्स्ड इन फ्लूइड एक्सपीरियंस थ्रस्ट। तो पानी में बॉल डूबा हुआ है तो पानी ऊपर पे प्रेशर लगाता है, अब थ्रस्ट लगाता है। ठीक है, उत्प्लावन बल लगाता है। तो उत्प्लावन बल कितना होगा, उत्प्लावन बल होगा कि ये जो वेट है, ये इतना जो लिक्विड को वो हटा दिया, डिस्प्लेस किया, उसका वेट के बराबर। ठीक है, समझ में आया। तो कोई भी पदार्थ को, कोई भी बॉडी को अगर फ्लूइड में डुबाया जाता है तो जितना पोर्शन वो डूबेगा उतना वेट का लिक्विड को वो डिस्प्लेस करता है, हटा देता है, और उसी को बोलते हैं अपथ्रस्ट। उतना उस पर उत्प्लावन बल लगेगा और वो किसके बराबर होगा, तो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसके भार के बराबर होगा। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के सिद्धांत पे ही हम लोग का जो जहाज़ बनाते हैं हम लोग, या सबमरीन जो होता है, या फिर हाइड्रोजोमीटर होता है, ठीक है, वो इसी के सिद्धांत पे, इसी के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बर्नौली का थ्योरम। ठीक है तो बर्नौली का थ्योरम जो है वो उस फ्लूइड पे लगता है जो फ्लूइड हो स्टेडी फ्लो करे, मतलब वो लगातार फ्लो कर रहा है, उस पर लगेगा। जो इनकम्प्रेसिबल हो, मतलब उसको आसानी दबाया नहीं जा सके, और प्लस नॉन विस्कस हो, मतलब जमे नहीं, तो वैसे चीज़ों पे बर्नौली थ्योरम लगता है। और बर्नौली थ्योरम के लिए क्या होता है, मान लो कोई हमारे पास पाइप है, ठीक है, पाइप है, तो अगर ये नॉन विस्कस फ्लूइड इस पर फ्लो हो रहा है, ठीक है, आसान तरल हो रहा है, असंपीड हो रहा है, या फिर स्टेडी लगातार फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे बोलता है किसी भी दो पॉइंट पे अगर हम लेंगे, किसी भी दो पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे लिए ए पॉइंट है ये वाला और यहाँ पे बी पॉइंट है, तो वहाँ अगर ए पॉइंट पे हम प्रेशर निकालेंगे प्लस हाफ रो भी स्क्वायर, रो मतलब हाफ रो भी स्क्वायर, अभी हम देखेंगे क्या है, प्लस हाफ रो जी एच, कहीं भी दो पॉइंट पे आप निकालोगे तो वो कांस्टेंट होगा, मतलब यहाँ भी बराबर होगा, यहाँ भी बराबर होगा। ठीक है, तो कोई भी लिक्विड अगर एक लाइन में फ्लो कर रहा है वो इनकम्प्रेसिबल है और नॉन विस्कस है, तो पी प्लस हाफ रो भी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कांस्टेंट होता है। जहाँ पे पी जो होता है वो होता है कि वहाँ पे स्टैटिक प्रेशर कितना है, रो होता है कि वहाँ का फ्लूइड डेंसिटी कितना है, और वी हो गया वो फ्लूइड जो बह रहा है उसका वेलोसिटी, आवेग कितना है। ठीक है, तो जब हम वेग कितना है, तो जब हाफ इंटू रो मतलब क्या हुआ, फ्लूइड का डेंसिटी, प्लस वी क्या हुआ, वो फ्लूइड का वेलोसिटी, प्लस रो जी एच, रो क्या हो गया, फ्लूइड का डेंसिटी, जी हो गया उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पे, और एच हो गया यहाँ पे कितना हाइट है। जनरली हाइट हम लोग डिफरेंस, ठीक है, यहाँ का मान लो ए का निकाल रहे हैं तो ए जो है कितना हाइट है, ये वाला हमने देख लिया। या कोई पॉइंट अगर लेंगे तो पॉइंट से कितना हाइट पे है, उस तरह से। ठीक है, तो वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम यही बोलता है। तो याद रखिए, कोई भी कैसा फ्लूइड होना चाहिए, स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, उसके लिए हमारा बर्नौली थ्योरम लगता है। ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम के बेसिस पे कुछ हमारा इक्विपमेंट जो है वो है, जैसे कि जो एरोप्लेन हमारा उड़ रहा है,
ठीक है, तो वो हमारा बर्नौली थ्योरम के सिद्धांत पे हो रहा है। उसी तरह से जो परफ्यूम का स्प्रे होता है, इत्र का स्प्रे, वो भी बर्नौली थ्योरम पे काम करता है। फिर ब्लोइंग ओवर पेपर लिफ्ट इट, कागज़ पर फूंक मारने से वह ऊपर उठता है, वो किस पे काम करता है, हमारा बर्नौली थ्योरम पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सरफेस टेंशन के बारे में। इसमें ऑलरेडी हम लोग ये सब देख चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उसको रिवाइज भी कर ले रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर रह गया हो तो सरफेस टेंशन क्या होता है, ये एक टेंडेंसी होता है लिक्विड पार्ट सरफेस का टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कोई लिक्विड सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ चिपक गया है, पृष्ठ, ठीक है, पानी का ड्रॉपलेट, तो उसी को हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। और ये कोहेसिव फोर्स के कारण होता है, सहसंजक शक्तियों के कारण होता है, जो अणुओं के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में हमारा रहता है। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, सोप बबल, साबुन का बुलबुला, या फिर कैपिलरी राइज, केसिका वृद्धि, या फिर नीडल फ्लोटिंग ऑन वाटर, पानी पर तैरती हुई सुई, ये तीनों जो है वो सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हम लोग गाढ़ापन, श्यानता, या फिर चिपचिपापन, इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये विस्कोसिटी क्या होता है कि कोई बॉडी मूव अगर कर रहा है, फ्लूइड मूव कर रहा है, तो उसको मूव करने से ये रोकता है। तो द्रव्य की गति का ये प्रतिरोध करता है। इसका एसआई यूनिट है पास्कल सेकेंड। और आपको पता है पानी से ज़्यादा हमारा गाढ़ा विस्कस क्या होता है, शहद होता है। तो इसलिए हनी में, शहद में विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, वाटर में कम होगा। और विस्कोसिटी का एप्लीकेशन कहाँ पे, जो लुब्रिकेशन, हम लोग लुब्रिकेट बनाते हैं, ग्रीस व्रीस बनाते हैं, या मेडिकल में जो ब्लड फ्लो का हम लोग स्टडी करते हैं, वो आपका विस्कोसिटी पे ही डिपेंडेंट हमारा होता है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं रेनॉल्ड नंबर के बारे में। तो रेनॉल्ड एक संख्या होता है जिसके आधार पर पता चलता है कि पानी जो है वो सीधा सीधा फ्लो करेगा या फिर वो टर्बुलेंट, मतलब ऐसे से फ्लो करेगा। तो उसके लिए रेनॉल्ड नंबर हम लोग यूज करते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 से कम होगा तो फ्लो जो होता है वो लेमिनर होता है। लेमिनर मतलब एक रेखा में पानी जो है फ्लो कर रही है एक डायरेक्शन में। ठीक है, वो स्मूथ फ्लो होगा। पैरेलल लेयर में पानी फ्लो कर रहा है या फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अगर टर्बुलेंट फ्लो मतलब जो फ्लो होगा वो अनियमित होगा, इरेगुलर होगा, और उसमें एडिज बनेगा, भंवर बनेगा। तो रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 से कम है तो हमारा लेमिनर फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, एक धारा रेखीय फ्लो होता है। और अगर 3000 से अधिक है तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है, अशांत फ्लो हमारा होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, उसका नाम है हाइड्रोडायनेमिक्स एप्लीकेशन। हाइड्रो मतलब क्या हुआ, पानी, और डायनेमिक मतलब मोशन। तो जब पानी का मोशन का हम लोग मूवमेंट उसका स्टडी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हाइड्रोडायनेमिक्स का यूज है। तो एक है वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर क्या करता है, फ्लूइड का स्पीड को नापता है। आप याद रखिएगा, आपको अगर स्पीड नापना है द्रव्य का कि किस रेट से वो बह रहा है, तो आपको कैसे पता, या कितना उसका स्पीड है, तो हमको वेंटूरी मीटर से पता चलेगा। वहीं अगर फ्लूइड का वेलोसिटी नापना है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड भी प्लस डायरेक्शन दोनों अगर नाप रहे हो, गति अगर वेग नाप रहे हो, तो वो हम लोग यूज करेंगे पिटॉट ट्यूब। ठीक है, और एक बर्नौली के प्रिंसिपल पे गाड़ी में जो कार्बोरेटर होता है, हम लोग पढ़ते हैं कार्बोरेटर के बारे में, वो किस सिद्धांत पे काम करता है, वो काम करता है बर्नौली के प्रिंसिपल पे। तो याद रखिएगा ये सब पॉइंट। ठीक है, ये सब आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम लोग देखते हैं फ्लूइड इन मोशन, गति में तरल पदार्थ। ठीक है, कोई अगर फ्लूइड है वो मूव कर रहा है तो उसमें क्या होता है, तो जब कोई फ्लूइड द्रव्य जो है मूव करता है, तो अगर हम उसका वेलोसिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसका प्रेशर जो होता है घटता है। याद रहेगा, अगर कोई फ्लूइड है मोशन में, अगर मूव कर रहा है कोई फ्लूइड गति में, तो अगर हम उसका वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो फ्लूइड का जो प्रेशर हो जाएगा दोस्तों वो कम हो जाएगा बर्नौली के थ्योरम के अनुसार। अगर हम बात करेंगे कि जो लिफ्ट होता है एरोप्लेन में, एरोप्लेन जब ऊपर उठता है, ठीक है, तो एयर वेलोसिटी जो होता है अपर सरफेस पे हाई होता है, जिसके हाई होगा तो वहाँ पे लो प्रेशर होगा और अपवार्ड फोर्स हमारा लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब भी एयरप्लेन लिफ्ट करता है, हवाई जहाज में जब लिफ्ट होता है, ऊपर उठता है, तो अपर सरफेस पे एयर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, और एयर वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो बर्नौली के थ्योरम के अनुसार प्रेशर उस पर कम लगेगा, और प्रेशर कम लगेगा तो एक उस पर अपवार्ड फोर्स बनता है, लगता है, जिसके कारण जो है फ्लाइट हमारा उड़ता है। ठीक है, उसका देखिए ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको कोशिश करेंगे बन जाएगा, जो हमने पढ़ा है उसी से ये रिलेटेड है। अब हम देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, सरल हार्मोनिक गति के बारे में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन दोस्तों क्या होता है, ये एक तरह का पीरियोडिक मोशन होता है। जैसे हम देखें पेंडुलम, आप देखें जैसे ये पेंडुलम है, इसको हम लटकाएं तो ये आपका इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, ठीक है, फिर ये ऐसे आएगा और ऐसे से घूमते रहेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन।
तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है सरल आवर्त गति, आवर्त मतलब समझ एक टाइम पीरियड ले रहा है वो इधर से इधर आने में, इधर से इधर आने में, ठीक है। उसको पीरियोडिक मोशन होता है जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो बैक एंड फोर्थ आगे पीछे एक पाथ में ही मूव करेगा एक, ठीक है। और फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर मूव करेगा, फिर ऐसे मूव करता है। ये हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन और ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। थिंक ऑफ ए स्विंगिंग पेंडुलम या वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग। आप सोचिए जिस तरह से पेंडुलम होता झूलता है या फिर कंपन करता हुआ गिटार का तार जो होता है वो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करता है, मतलब उसका गति जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा होता है, ठीक है। क्लियर। तो ये मान लो एक, ठीक है, एक चीज़ से पेंडुलम ऐसे फिक्स है, ठीक है। तो पेंडुलम जब इधर जाता है, ठीक है, तो एक फोर्स उसको इधर लाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जब पेंडुलम फिर यहाँ आ जाएगा घूम के तो फिर एक फोर्स उसको इधर लाने का कोशिश करेगा, फिर जब एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ आएगा तो पेंडुलम उसको फोर्स इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जितना बॉडी जो है मीन पोजीशन से दूर जा रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। अगर मूवमेंट हमारा इधर हो रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा उसको पुनर्स्थापन बल इधर स्थापित करने की कोशिश करेगा, कहाँ, मीन पोजीशन पे। यहाँ पे मीन पोजीशन पे इसलिए क्योंकि ये स्टेबल पोजीशन होता है, ठीक है, ये स्टेबल पोजीशन होता है, इसीलिए अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे गया है तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर लाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे तो इधर अपोजिट। तो और इधर जा रहा है तो इधर लाने की कोशिश करेगा, इधर जा रहा है तो इधर लाने की कोशिश करेगा, मतलब मीन पोजीशन पे। तो उसी को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो एफ इक्वल टू होता है के इंटू एक्स, एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट और के कोई कांस्टेंट होता है, और ये होता है फिर रीस्टोरिंग फोर्स। और यहाँ पे नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि डिस्प्लेसमेंट आपका जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका रीस्टोरिंग फोर्स हमारा लगता है। तो एफ इक्वल टू हो गया माइनस के इंटू एक्स, एफ हो गया रीस्टोरिंग फोर्स, के हो गया फोर्स कांस्टेंट। अगर स्प्रिंग के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट इसको बोल सकते हैं। इससे स्टिफनेस पता चलता है के से, ठीक है, कठोरता का एक माप है। और एक्स क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है सेंट्रल पोजीशन, वहाँ से कितना वो दूरी पे है, ठीक। और नेगेटिव साइन क्या बताता है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा है क्या, फोर्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल हार्मोनिक गति की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन सबसे पहले क्या होता है, ये ऑसिलेटरी होता है, ठीक है ना। इसमें बॉडी जो होता है पीरियोडिक मोशन करता है, आगे पीछे, तो ये ऑसिलेटरी हो गया, दोलनशील प्रकृति होती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, मिडिल पॉइंट होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट करता है, जब कोई उसको हम छोड़ देंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो आके कहाँ पे रुकेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, है ना, संतुलन स्थिति में। जैसे जब पेंडुलम था तो पेंडुलम यहाँ पे रहता है, हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये इधर जाके फिर यहीं पे आ जाएगा, तो ये हो गया उसका स्टेबल पोजीशन, इक्विलिब्रियम संतुलन स्थिति। फिर रीस्टोरिंग फोर्स होता है जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगता है और हमेशा चाहता है रीस्टोरिंग फोर्स कि वो बॉडी को इक्विलिब्रियम में लेके आए, ठीक है। फिर साइनोसॉइडल मोशन होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो वेलोसिटी होता है या जो एक्सेलरेशन होता है वो साइन कर्व, हम लोग जो साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ते हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होता है वो साइन और कोसाइन पे ही डिपेंड करता है, उस पर आधारित होता है। आगे हम देखेंगे, जैसे देखिए ये फोटो देखिए आप, ये जैसे अगर हम ऑसिलेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर होता है, देखिए एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, टाइम पीरियड के उल्टा। लेकिन जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि किस एंगल से हमारा वो रोटेट वो कर रहा है, मतलब कितना उसका आवृत्ति है, तो उसको 2π/t होता है, ठीक है। और ए हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो ओमेगा क्या हो गया आपका, हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एक्स क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एक्स जीरो मतलब हो गया आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एक्स जीरो, ठीक है। और साइन ओमेगा टी मतलब किसी टाइम पीरियड में एक कितना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तो एक्स इक्वल टू एक्स जीरो इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। और या तो फिर एक्स इक्वल टू एक्स जीरो इंटू कॉस ओमेगा टी। उसी तरह से अगर वेलोसिटी हमको निकालना है तो v इक्वल टू डब्ल्यू एक्स जीरो इंटू कॉस ओमेगा टी। ये फार्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, बस हमको इतना याद रखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं या फिर वेलोसिटी निकालते हैं तो वो साइन और कॉस के एंगल में के से डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर। बाकी ये सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इसमें दो एनर्जी होता है। ई के मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि कोई बॉडी है, ठीक है, ये जब मूव किया, ठीक है, तो यहाँ पे उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, कुछ उसका
पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। एक्सट्रीम देखो, जब वो बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो वहाँ पे जाके वो रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके आगे ये नहीं जाएगा। तो इस पोजीशन पे उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। वहाँ पे सिर्फ उसका कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको मोटा मोटा थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे, हाँ ये सब हो गया। अब देखिए अगर रियल टाइम एग्जांपल हम देखें कि साइन जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका हम लोग वास्तविक में प्रैक्टिकल में कहाँ कहाँ यूज होता है। तो मैंने बता दिया, एक तो सिंपल मान लो कोई बच्चा है वो झूला पे झूल रहा है, तो झूला पे भी कैसे झूलेगा, इधर उधर आएगा, है ना, इधर फिर ऐसे ऐसे आएगा। मीन एक्सट्रीम पोजीशन में नाव भी जो झूलता है, हमने तो कि नाव जो होता है वो क्या करता है, नाव जो है वो आपका इधर गया फिर इधर गया फिर इधर ऐसे जाता है कि नहीं। तो वो हो गया चाइल्ड ऑन स्विंग। उसी तरह से कोई हमारा अगर स्प्रिंग है, स्प्रिंग से कोई अगर हम मास को अटैच कर देंगे, कोई द्रव्यमान को अटैच कर देंगे, जैसे मान लो ये हमारा स्प्रिंग है, ठीक है, इस पर कोई आप चीज़ बांध दो यहाँ पे, तो जब इसको आप खींचोगे तो ये पूरा एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा और फिर ये मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा बैलेंस बना के। तो वो भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसी तरह से वाइब्रेशन ऑफ ए मोलिक्यूल इन लिक्विड्स सॉलिड्स, ठीक है, ठोस पदार्थों में अणुओं का जो कंपन होता है वो भी हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जो जो फार्मूला यूज हुआ है बस आप उसको एक बार देख लीजिएगा, वो उतना बोझ काम का नहीं है, बस मोटा मोटी समझना है, ठीक है। तो बाकी ये जो नोटिस है वो नोटिस आपको ध्यान देना है कि व्हेन द वेलोसिटी रीचेज इट मैक्सिमम, जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा द ऑब्जेक्ट पासेस थ्रू इक्विलिब्रियम। तो सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होता है, जैसे देखिए ये पेंडुलम है, तो ये ऐसे लटका हुआ है, तो ये फिर इधर जा रहा है, अब यहाँ जाके वो रुक जा रहा है, क्योंकि और ये आगे जाएगा नहीं जा सकता है, रुक गया तभी ना आगे नहीं जा सकता है। उसके बाद ये इधर से इधर आया, ठीक है, अब यहाँ पे उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि तभी वो जाके सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और यहाँ जाके रुक जाएगा। तो अगर बोलेगा कि कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी अधिक कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन उसका होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी ज़्यादा होता है। और जीरो वेलोसिटी कहाँ पे होगा, यहाँ पे उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। तो जब वस्तु साम्य अवस्था में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है, तो वहाँ पे वेलोसिटी जो होगा मैक्सिमम होगा और अधिकतम विस्थापन पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका यहीं पे हो रहा है, ठीक है। मीन पोजीशन पे उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट यहीं पे है, ठीक है। तो वहाँ पे उसका जो वेलोसिटी होता है वो जीरो होता है, बस हो गया। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t होता है। एंगुलर बोलेगा तो 2 पाई इंटू एफ करिएगा या 2 पाई बाई टी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू उल्टा होता है टाइम पीरियड के। तो ये हो गया। आप कोई भी पोजीशन में ले लीजिए, मान लीजिए पेंडुलम यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या बीच में हो, कहीं भी हो, तो किसी भी पॉइंट में जो एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होगा। हो सकता है कि उसका पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे अलग होगा, काइनेटिक अलग होगा, लेकिन आप अगर यहाँ पे आप पूरा एनर्जी निकालिएगा, पोटेंशियल और काइनेटिक का दोनों, मतलब मैकेनिकल एनर्जी टोटल यहाँ पे निकालिए या यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे निकालिए, तो वो इक्वल होगा। भले वहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग हो सकता है, लेकिन टोटल एनर्जी अगर हम बात करेंगे तो किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी, संपूर्ण टोटल एनर्जी होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि एनर्जी को हम लोग बना नहीं सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं, बस इसका फॉर्म जो है वो चेंज होगा, ठीक है। तो बस फॉर्म चेंज हो रहा है, कहीं कहीं काइनेटिक ज़्यादा होगा, कहीं कहीं पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन टोटल एनर्जी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब हम सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल पेंडुलम जो अभी तक हम फोटो बनाए वो सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। ये रहा सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ये रहा, ऐसे ऐसे करके ये जा रहा है यहाँ से इधर इधर। तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यहाँ पे जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में देखें तो। और एल जो होगा वो लेंथ होता है पेंडुलम का, तो पेंडुलम का जो लेंथ है ये हो गया एल, ठीक है। तो टाइम पीरियड अगर निकालना है कोई पेंडुलम का तो आएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है, क्लियर। इसका मतलब जो कोई भी पेंडुलम हो उसका टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, अगर ये इधर से इधर आने में कितना टाइम लिया, मतलब मीन पोजीशन से ये घूम के जब यहाँ आया तो इसको कितना टाइम लगा आने में मीन पोजीशन पे, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। आवरी उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि टाइम पीरियड सिर्फ डिपेंड कर रहा है पेंडुलम के लेंथ पे, बाकी 2 पाई तो कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है, तो एल पे डिपेंड कर रहा है, मतलब पेंडुलम के मास पे, ठीक है, या फिर उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड वो नहीं कर रहा है, आयाम पे या फिर उसको,
ठीक है। आयाम का मतलब आप पेंडुलम को चाहे आप इधर घुमा के पूरा ऐसे करके फेंकिए, या फिर पेंडुलम को बस आप ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा डिस्टर्ब कीजिए और पूरा एकदम लंबा खींच कीजिए। जो टाइम पीरियड उसका लगेगा कि वो जब मीन पोजीशन पे आएगा, जो टाइम पीरियड लगेगा दोनों पेंडुलम का सेम होगा। क्यों? क्योंकि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो उसके बस लेंथ पे डिपेंड करता है कि उसका धागा का लंबाई कितना है बस। ठीक है। अब हम देखते हैं डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन। ठीक है। अवमंदित और बलित दोलन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब अवमंदित ऑसिलेशन उसको बोलते हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड जो होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड मतलब अपने मीन पोजीशन से कितना वो दूर डिस्टर्ब हुआ है, हमने देखा था पहले। तो एम्पलीट्यूड उसका डिक्रीज होता है ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स, मतलब कोई फ्रिक्शन हो गया या फिर कोई हवा के कारण उसका जो प्रतिरोधक बल जो होता है उसके कारण आयाम जो होता है हमारा घटता है, उसको हम लोग बोलेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ऐसा ऑसिलेशन, ऐसा दोलन जहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स के कारण, घर्षण के कारण या वायु के कारण एम्पलीट्यूड हमारा घट रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। फिर एक होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन मतलब जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हम लोग बाहर से लगाते हैं दोलन कराने के लिए, ऑसिलेशन कराने के लिए। ठीक है। फिर रेजोनेंस क्या होता है, पहले ऑलरेडी हम लोग बताएं, अनुनाद इसको बोलते हैं। अनुनाद तब होता है जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी बराबर नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, बाह्य आवृत्ति बराबर प्राकृतिक आवृत्ति होगा, तो उसको हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। क्लास नंबर 3 में हमने बताया था इसे, ये सब। अब हम देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन कौन सा तरंग बनता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो आपका वेव मोशन का आधार होता है। ठीक है। इसमें पार्टिकल जो होता है वो मीन पोजीशन, मैंने आपको बताया, जो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है उसी के चारों और उसी के इर्द गिर्द जो है आपका वाइब्रेट करता है। और ये आपका साउंड में या फिर लाइट में या फिर इलेक्ट्रिसिटी में आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी अगर बात करेंगे तो देखो ये हमारा पेंडुलम है, ये आपका मीन पोजीशन है, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है जहाँ तक वो जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा वो एनर्जी कहाँ पे होता है इसका, ये जो पोजीशन है यहाँ पे इसका वेलोसिटी बहुत अधिक होगा, तभी ना ये इधर चला जाता है। और यहाँ पे इसका वेलोसिटी जो होता है सबसे कम होता है, तभी ये नीचे गिर जाता है। नहीं तो अगर और वेलोसिटी होता तो ये और ऊपर जाता है, यहाँ के बाद और ऊपर। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है। ठीक है। और सबसे कम कहाँ पे होता है, एक्सट्रीम पोजीशन में। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का बात करेंगे, स्थितिज ऊर्जा का, तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो सबसे अधिक होता है यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ पे। ठीक है। और सबसे कम होता है यहाँ पे। ठीक है। क्लियर? तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा, ठीक है, वो औसत स्थिति पे मतलब मीन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सबसे अधिक होगा। और पोटेंशियल एनर्जी जो सबसे अधिक होगा वो चरम स्थिति पे होगा, मतलब यहाँ पे होगा। और टोटल एनर्जी जो होता है वो कहीं पे भी कांस्टेंट होता है। ठीक है। अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का एप्लीकेशन देखें कि कहाँ कहाँ ये यूज होता है, तो जो घड़ियाँ होती है क्लॉक्स का या क्वार्ट्ज का, वहाँ यूज होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है, संगीत वाद्य यंत्र में, या अल्टरनेट करंट में भी हमारा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें भी आपका साइन इस तरह से कर्व में हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कि ना, एसी करंट, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से। और अर्थक्वेक का जो वाइब्रेशन होता है, भूकंप में जो कंपन होता है, उसमें भी सिंपल हार्मोनिक मोशन देखने को मिलता है। तो अगर टाइम इंपॉर्टेंट फार्मूला का बात करेंगे तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है T = 2π√L/g होता है। ठीक है। और अगर स्प्रिंग का देखेंगे तो स्प्रिंग में भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, वहाँ T = 2π√M/k होता है, जहाँ पे M जो होता है वो आपका मास है स्प्रिंग का, और जो K है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। हर स्प्रिंग का अपना कांस्टेंट होता है जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। तो अगर हम टाइम पीरियड निकालेंगे किसका, स्प्रिंग का, तो 2π√M/k होगा। ठीक है। और अगर एनर्जी निकालोगे तो 1/2 × K × A² होगा, किसका, स्प्रिंग का। बस इतना मोटा मोटी समझना है। या फिर अगर K को फिर हटा के हम लिखेंगे तो 1/2 × M⍵² होता है। ठीक है। इतना आपको डिटेल में नहीं पूछेगा। ठीक है। यहाँ पे A जो है वो आपका एम्पलीट्यूड है, ठीक, आयाम है, और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। बस इतना आपको मोटा मोटी समझना है। ठीक। अब ये जो हो गया, ये आपका जो अभी तक हमने जो पढ़ाया उससे ये क्वेश्चंस हो गया, आप बनाइएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एटॉमिक फिजिक्स के बारे में। ठीक है। उसके बाद ये आपका फिजिक्स का जो ये आज लास्ट क्लास है और फिर फाइनल क्लास है, उसके बाद फिजिक्स का सिलेबस जो है ख़त्म हो जाएगा। तो एटॉमिक फिजिक्स के बारे में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले डिस्कवरी जो थे वो जे थॉमसन ने किया था।
ये ईयर याद करने की इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किए थे जे थॉमसन ने, न्यूक्लियस का खोज किया था रदरफोर्ड ने। और बोर मॉडल जो है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में, मतलब क्वांटाइज्ड कक्षा में वो फ्लो करता है, और फिर जब मतलब बहता है, रिवॉल्व होता है, घूमता है। और अगर इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देंगे, ठीक है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है, घूम रहा है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है, तो अगर हाई एनर्जी इसको हीट करेंगे या एनर्जी देंगे तो ये ऊपर ऑर्बिट में जाएगा, और अगर इसका एनर्जी ले लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि एनर्जी अगर ये एमिट करता है, मतलब एनर्जी ये छोड़ रहा है, तो वो नीचे ऑर्बिट में जाएगा, और एनर्जी ये ऑब्जर्व कर रहा है तो ऊपर ऑर्बिट में जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो बोर जो थे, नील बोर एक व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट में, एक कक्षा में ही घूमता है। ये नहीं कि आप जहाँ चाहेंगे इलेक्ट्रॉन को घुमाना घुमा देंगे, नहीं, एक फिक्स्ड ऑर्बिटल में और या कक्षा में वो घूमता है, ठीक है। तो बोर ने एक्सप्लेन इसको किया था, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाया था, ठीक है, कि हाइड्रोजन का जो सेल होता है उसका अलग अलग एनर्जी होता है, और उसका अपना अपना कलर होता है। तो उस कलर कोडेड के आधार पर उन्होंने एक स्पेक्ट्रम दिखाया, बनाया, ठीक है, और उन्होंने अलग अलग जो है स्पेक्ट्रल लाइन का सीरीज़ दिया, ठीक है। बस इतना आपको मोटा मोटी समझना है कि IR मतलब इंफ्रारेड, या फिर इंफ्रारेड के लिए हमारा 3 है, एक है पास्चन सीरीज या ब्रैकेट सीरीज या पीफंड सीरीज, और विजिबल रेंज के लिए बाल्मर सीरीज या अल्ट्रा वायलेट लेमन, मतलब इन्होंने अलग अलग नाम दिया कि अल्ट्रा वायलेट सीरीज के लिए इन्होंने लिखा लाइमन सीरीज को, विजिबल के लिए बाल्मर सीरीज, और इंफ्रारेड के लिए इसने पास्चन, ब्रैकेट या पीफंड लिखा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बस हो गया। और कौन दिया? नील बोर बताया था, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम बताया था, ठीक है। और फिर एक्सरे के बारे में देखते हैं। एक्सरे को डिस्कवर किए थे, ठीक है, विल्हेल्म रोएंटजन नाम था इसके कारण इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है मैंने बताया था, कोई अगर एटम है इसमें हाई एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग छोड़ते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो फिर आपको एक्सरे जो है वो निकलता है। एक्सरे का एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो मतलब आपका उसका वेवलेंथ जो है वो कम है, वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है उसमें, उसका पेनिट्रेशन पावर जो होता है, भेदन शक्ति बहुत अधिक होती है। तभी तो एक्सरे जो है हमारे बॉडी में का स्किन को मतलब भेद देता है ना, पेनिट्रेट कर देता है, और हड्डी को क्रॉस नहीं कर पाता है। तभी जो है फ़ोटो हमारा हड्डी का स्केलेटन का बन जाता है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है एक्सरे का? मेडिकल इमेजिंग में, चिकित्सा इमेजिंग में, सिक्योरिटी में, क्रिस्टलोग्राफी में, क्रिस्टल में भी कोई अगर डिफेक्ट है, कुछ पता करना है तो भी एक्सरे का जो है प्रयोग हमारा होता है। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स के बारे में देखते हैं। तो न्यूक्लियर जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जोड़ के हमारा रखता है। प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जो जोड़ के रखता है उसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। न्यूक्लियर मतलब जो फोर्स न्यूक्लियस में लग रहा है, जो फोर्स न्यूक्लियस में लग रहा है। न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग तो होता है लेकिन बहुत लंबी दूरी तक नहीं होगा, छोटे दूरी तक में ही लगता है, ठीक है। जैसे कि सोच लीजिए ये अगर प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन में लग रहा है और वो न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस तो खुद ही छोटा है, तो बहुत छोटा डिस्टेंस के में ये आपका जो है शॉर्ट रेंज के लिए आपका जो है न्यूक्लियर फोर्स हमारा लगता है। और ये फंडामेंटल फोर्स में जो हमारा मूलभूत बल होते हैं उसमें सबसे स्ट्रांग जो है यही है, ठीक है। जो टोटल 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं, जैसे एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और एक होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो टोटल 4 फंडामेंटल फोर्स हैं, जिसमें से सबसे स्ट्रांग जो होता है वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और ये शॉर्ट रेंज मतलब कम दूरी के लिए लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो फंडामेंटल फोर्स में सबसे कमज़ोर है, और इसका रेंज जो होता है वो इनफाइनाइट। आपको खुद समझिए, जो फोर्स अगर लंबी दूरी में लग रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब वो फोर्स क्या होगा? कमज़ोर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में लग रहा है। प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज होता है लेकिन न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता, इसीलिए न्यूक्लियस के अंदर जो है फोर्स लगता है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, क्योंकि जब तक कोई बॉडी चार्ज नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी जो रेंज होता है वो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमने बताया शॉर्ट रेंज के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, अब जो बीटा डीके होता है, हमने बीटा डीके देखा था पहले, तो जो बीटा डीके होता है, ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार होता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स, और ये भी हमारा शॉर्ट रेंज के लिए होता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ देखते हैं पार्टिकल फिजिक्स के बारे में। तो पार्टिकल फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले पार्टिकल्स के बारे में देखते हैं। तो एक पार्टिकल होता है लेप्टॉन, बस आपको नाम याद रखना है। और ये कैसे होता है? तो लेप्टॉन्स किसको बोलते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स को, मियॉन्स को और न्यूट्रिनो को, तीनों को हम लोग लेप्टॉन्स बोलते हैं, याद रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूरॉन्स और न्यूट्रिनो, ठीक है। उस पर हाइड्रॉन्स क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और
मेसॉन्स, इसको बोलते हैं हेड्रॉन्स। क्वार्क्स क्या होता है? क्वार्क जो होता है वो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है, मूल घटक है, ठीक है, जो ऊपर नीचे स्ट्रेंज चार्म टॉप बॉटम होता है, ऊपर नीचे अजीब आकर्षण शीर्ष नीचे होता है। बोसॉन क्या होता है? फोर्स कैरियर होता है, बल वाहक होता है। ये फोटोन, ग्लूऑन, डब्ल्यू जे बेसॉन, बोसॉन्स या ग्रेविटन हाइपोथेटिकल, ये सारा चीज़ होता है हमारा, ठीक है। अब देखते हैं एंटी मैटर क्या होता है। तो मैटर का उल्टा एंटी मैटर हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है देखो, इसको बताए थे पॉल डायरेक ने, डिराक ने इसके बारे में बोला था। जैसे पॉजिट्रॉन क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल को पॉजिट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल को पॉजिट्रॉन बोलते हैं। तो पॉजिट्रॉन क्या है? हम बोल सकते हैं एंटी मैटर है, किसका? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो एंटी मैटर कब निकलता है? एंटी मैटर जब भी रेडियो एक्टिव डीके होगा, जब भी कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है वो डीके होता है, उसका जो है क्षय होता है, तब जो है हमारा एंटी मैटर निकलता है। या फिर पार्टिकल एक्सीलरेटर्स में, कण त्वरक में भी हम लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं। एप्लीकेशन क्या है? जो पीईटी स्कैन होता है, ठीक है, ठीक है। तो पीईटी का फुल फॉर्म है दोस्तों पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। क्या है ना, क्या फुल फॉर्म है? पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। तो इसके द्वारा मेडिकल का इमेजिंग किया, जिस तरह सीटी स्कैन होता है, एमआरआई स्कैन होता है। तो सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन से आपको ये सिर्फ पता चलता है उसका स्ट्रक्चर क्या है बॉडी के ऑर्गन का। लेकिन पीईटी स्कैन से सिर्फ आपको स्ट्रक्चर नहीं पता चलता है, बल्कि ये भी पता चलता है कि ऑर्गन कैसे काम कर रहा है, टिश्यू कैसे काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। तो ठीक है, तो पीईटी स्कैन जो है उसमें आपका एंटी मैटर पॉजिट्रॉन यूज होता है, ठीक है। अब देखते हैं एक्सीलरेटर एंड कोलाइडर के बारे में। एक्सीलरेटर क्या करेगा? एक्सीलरेशन देगा किसी को, ठीक है, त्वरण करेगा। और कोलाइडर मतलब टकराना, ठीक है। तो ये डिवाइसेस है जिसमें चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है, उसकी गति को बढ़ाया जाता है, एक्सेलरेशन दिया जाता है, ताकि उससे हाई एनर्जी जो है वो जनरेट हो, ठीक है। तो हाई एनर्जी जनरेट होने तक उसको क्या किया जाता है? एक्सेलरेशन किया जाता है और उसको टकराया जाता है। इसके लिए हम लोग डिवाइस जो यूज करते हैं, जैसे साइक्लोट्रॉन यूज करते हैं, फिर साइनोक्रोटॉन यूज करते हैं, और लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ये सब जो है यूज करते हैं, जो एक्सेलरेटर है और क्या है? कोलाइडर है, जो किसी भी पार्टिकल्स को हाई एनर्जी देता है। इसका यूज होता है न्यूक्लियर फिजिक्स के रिसर्च में और कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियर फिजिक्स का एप्लीकेशन देखें तो मेडिसिन के लिए रेडियोथेरेपी या इमेजिंग यूज किया जाता है। इंडस्ट्री में गॉजिंग या स्टेरिलाइजेशन यूज किया जाता है, ठीक है। एनर्जी के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर पावर होते हैं। रिसर्च के लिए पार्टिकल को डिस्कवर किया जाता है, जैसे कोबाल्ट 60 है, उसका प्रयोग कैंसर के लिए किया जाता है। तो इस तरह से, और एस्ट्रोफिजिक्स खगोल भौतिकी के लिए भी न्यूक्लियर फिजिक्स का प्रयोग किया जाता है। खगोल भौतिकी जैसे स्पेस में आपको कुछ भेजना है तो उसमें भी आपको न्यूक्लियर एनर्जी भी ज़रूरत पड़ती है ना, न्यूक्लियर पार्टिकल ज़रूरत पड़ती है, इस तरह से। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उससे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको आसानी से ये बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं लास्ट टॉपिक आज देखते हैं, और ये भी आपके बाद फिजिक्स आपका ख़त्म हो जाएगा। रिलेटिविटी के बारे में ऑलरेडी हमने देख लिया, बस उसको यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। रिलेटिविटी को अल्बर्ट आइंस्टीन दिए थे। दो टाइप का रिलेटिविटी होता है, सापेक्षता होता है, एक स्पेशल थ्योरी होता है, एक जनरल थ्योरी होता है। विशेष सिद्धांत को 1905 में दिया गया था, और 1915 में जनरल थ्योरी दिया गया था, सामान्य सिद्धांत दिया गया था। स्पेशल सिद्धांत ये बोलता है कि हर इनर्शियल फ्रेम में, कोई भी आप जड़त्व फ्रेम ले लें, उसमें फिजिक्स का लॉ आपको सेम लॉ लगेगा। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कांस्टेंट होता है, और मास एनर्जी इक्विवेलेंस मतलब एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, मतलब मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। अगर हम जनरल थ्योरी देखेंगे तो ये बोलता है कि ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी किसके बराबर होता है। तो स्पेस टाइम आप समझते हैं, हमारे स्पेस में डायमेंशन स्पेस है, टाइम है, तो उसका जो कर्वेचर होता है, उसका जो वक्रता होता है, ठीक है, उसी के आधार पे ग्रेविटी होता है उतना, ठीक है। और इसको कैसे पता चला था? तो सोलर एक्लिप्स 1919 में जब हुआ था तो उसमें देखा गया था कि लाइट जो है वो बेंड कर रहा है। तो लाइट बेंड क्यों कर रहा है? क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर हम रिलेटिविटी का एप्लीकेशन देखें, अनुप्रयोग देखें, तो न्यूक्लियर एनर्जी में यूज होता है एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। जीपीएस के सैटेलाइट में जो है यूज किया जाता है, ठीक है। पार्टिकल को एक्सीलरेटर में ये यूज किया जाता है रिलेटिविटी। और ब्लैक होल के बारे में जानने के लिए और ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में जानने के लिए हम लोग को रिलेटिविटी सापेक्षता का सिद्धांत को यूज करते हैं,
ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिक्स देख लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में मैक्स प्लैंक ने बताया था सबसे पहले। इन्होंने बोला था कि एनर्जी को जो है हम लोग क्वांटाइज्ड फॉर्म में, मतलब उसका मान हम लोग क्वांटिटी में उसको लिख सकते हैं। इन्होंने बोला कि एनर्जी इक्वल टू एच इंटू न्यू होता है, और न्यू बराबर, इसको न्यू पढ़ते हैं, ये न्यू पढ़ते हैं, ये न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, न्यू मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी। फिर क्वांटम मैकेनिक्स में ही जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन ने बताया था, ठीक है, विद्युत प्रभाव, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसी के कारण जो है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। तो जो सेमीकंडक्टर है या फिर लेज़र है या जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो आपका क्वांटम फिजिक्स पे ही आधारित है, ठीक है। उसके बाद वेव पार्टिकल का डुअलिटी देखते हैं। तो लाइट जो होता है दोस्तों वो पार्टिकल जैसा तो बिहेव करता ही करता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो लाइट का पार्टिकल नेचर पे ही है, और वेव नेचर भी ये शो करता है। तो वेव नेचर के बारे में जो हमको बताए थे वो आपका स्क्रोडिंजर बताए थे और हाइजेनबर्ग भी बताए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका भी अपना दो प्रॉपर्टी होता है, एक आपका वेव जैसा वो करता है और एक पार्टिकल जैसा जो इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है, कण जैसा भी और तरंग जैसा भी, जिसके बारे में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है 1927 में हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद एक व्यक्ति थे डी ब्रोगली ने बताया था कि वेवलेंथ का फार्मूला दिया था, और उन्होंने बोला लेमडा इक्वल टू एच इंटू पी। एच यहाँ पे जो है वो आपका डी ब्रोगली या प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और पी इक्वल टू क्या है, मोमेंटम। तो लेमडा इक्वल टू होता है एच इंटू पी, और पी बराबर क्या है, मोमेंटम। तो लेमडा इक्वल टू हो गया एच इंटू एम इंटू वी। एम इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी बोलते हैं उसको, ठीक है, क्लियर। तो इसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, ये चीज़ है। फिर एक व्यक्ति थे हाइसेनबर्ग ने बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह पे फिक्स नहीं होता, उसका पोजीशन जो है वो चेंज होते रहता है, ठीक है, और उसका पोजीशन चेंज होता रहता है और उसका मोमेंटम जो चेंज होते रहता है। तो ये बताए थे हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी, इसीलिए इसका नाम है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब जो सर्टेन नहीं है, ठीक है, जो सर्टेन नहीं है, अनिश्चित है, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि जो हमारा डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या कोई पार्टिकल, और डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल या जो इलेक्ट्रॉन्स, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एच बाई फोर पाई। एच बाई फोर पाई है ये, एच बाई फोर पाई, इसको सही कर लीजिएगा, एच बाई फोर पाई, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि जो हमारा डेल्टा एक्स है मतलब चेंज इन पोजीशन है, किसी कण का स्थिति में चेंज, और डेल्टा पी जो है वो मोमेंटम में चेंज मतलब संवेग में चेंज, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एच बाई फोर पाई की। एच यहाँ पे जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, और पाई तो आप जानते ही हैं, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि इसलिए पोजीशन हम बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज़ का वो चेंज होते रहता है इलेक्ट्रॉन का पोजीशन। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो नहीं, अभी बोल रहे हैं यहाँ पे, कल को वो चेंज हो जाएगा या उसी क्षण चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है और उसका मोमेंटम जो है वो भी चेंज हमारा हो रहा है। इसलिए इसको अनसर्टेनिटी बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को इसीलिए किसी फिक्स पोजीशन पे बताना कि यहीं पे मिलेगा, उसका हो सकता है पोजीशन अभी यहाँ है, 2 सेकंड के बाद कहीं और रहेगा, मोमेंटम कहीं कुछ और रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं स्क्रोडिंजर इक्वेशन। स्क्रोडिंजर ने इलेक्ट्रॉन का एक एटम में, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए वेव इक्वेशन दिया था, तरंग का समीकरण दिया था, और क्वांटम मैकेनिक्स का जो है ये हमारा बेसिस है। इसने भी वही चीज़ बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे मिल सकता है। तो पहले बोला जाता था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मिलेगा, कक्ष में। जिन्होंने बोला नहीं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं, इलेक्ट्रॉन मिलता है ऑर्बिटल में। ऑर्बिट से भी छोटा पार्ट, ऑर्बिट के अंदर भी, ऑर्बिट भी छोटे छोटे ऑर्बिटल से मिलकर बना हुआ है। जैसे हम जो बोलते हैं ये ऑर्बिट, ये एक ऑर्बिट नहीं है, ये छोटे छोटे ऑर्बिटल से मिलके बना हुआ है। और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ रहता है, कभी यहाँ भी रहता है, कभी यहाँ कहाँ, मतलब ऑर्बिटल में ही इधर उधर वो घूमते रहता है, ठीक है, एक फिक्स जगह पे वो नहीं होता है ऑर्बिट में, ठीक है। तो स्क्रोडिंजर ने बताया था, इसको स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन भी बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है अपना पोजीशन ये सब चेंज होते रहता है, और वो प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं कि कहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन अधिक मिलेगा, उसको बोलेंगे ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक फिक्स जगह नहीं होगा, एक रेंज होगा, उसको ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब नैनो जो 10 का पावर -9 मीटर, नैनो मतलब क्या, 10 का पावर 9 मीटर। तो जो 1 to 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 का पावर -9 मीटर। तो जो 1 to 100 नैनोमीटर के स्केल पे काम करता है, ऐसा पार्टिकल जिसका साइज 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक होगा,
उसके साइंस को हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी हम लोग बोलेंगे, जिसमें हम लोग कोई चीज़ को मोटा मोटा नहीं पढ़ते हैं थोक के भाव में, बल्कि उसको सूक्ष्म दृष्टि से नैनो के स्केल पे बात करते हैं। इस नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है कोई भी मेडिसिन को देने में, ड्रग डिलीवरी में, ठीक है। मान लो आपको बॉडी के कोई पार्ट में आपको मेडिसिन पहुंचाना है एकदम छोटा सा, तो उसको मुंह से आप डालिएगा एकदम नैनो पार्टिकल के रूप में कोई भी चीज़ में डाल के उसको पहुँचाया जा सकता है। कैंसर ट्रीटमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी नैनो चिप हम लोग बनाते हैं, सोलर सेल बैटरी में भी यूज होता है, और एलॉय में या फिर किसी चीज़ को कोटिंग करने में, ऊपर से कोई लेयर पहुंचाने में, लेयर देने में आपका नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हमारा होता है। उसके बाद सुपर कंडक्टिविटी के बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, यहाँ पे उसको रिपीट नहीं करेंगे। बस याद रखना है कि सुपर कंडक्टिविटी में क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्रांतिक तापमान, उसके नीचे अगर हम किसी को ले जाते हैं तो उसका टेक्नोलॉजी, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, और उसमें करंट ले जाने की क्षमता जो है वो इनफाइनाइट होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस वो जीरो है। एप्लीकेशन क्या है, तो मैग्लेव ट्रेन, एमआरआई जो होता है, ठीक है, फिर या लूजलेस हमारा जो पावर केबल्स होते हैं, स्क्विड सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर्स होता है स्क्विड, वो सब में यूज होता है, ठीक है। अगर प्रेजेंट में हम देखें फिजिक्स में क्या क्या थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, तो क्वांटम कंप्यूटर जो है वो सुपर पोजिशन या इंटेंगलमेंट, उलझाव और सुपर पोजिशन पे काम करता है। ग्रेविटेशनल वेव्स मैंने देखा, बताया था आपको कि ये लीगो जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, ठीक है, लीगो एक्सपेरिमेंट आप देखिएगा, मतलब एक गूगल पे टाइप कीजिएगा लीगो क्या है ना। 2015 में ये हुआ था, उसमें डिटेक्ट किया गया था पहली बार हमारा ग्रेविटेशनल वेव्स। फिर हिग्स बोसॉन, जिसको गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं, ये लार्ज हाइड्रोन जो हमारा कोलाइडर है 2012 में, वो उसको मिला था, ठीक है। और डार्क मैटर या डार्क एनर्जी, यूनिवर्स में बहुत सारा जो पोर्शन जो आपको डार्क डार्क दिखता है, जहाँ पे कुछ आपको पता नहीं चलता क्या है, वो डार्क मैटर है या डार्क एनर्जी वहाँ पे रहता है, ठीक है। अभी तक हम जो पढ़ाया उसे ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो हमारा फिजिक्स का जो टॉपिक है, ठीक है, वो आपका ख़त्म होता है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं दोस्तों कल, और कल हम से टुमारो से हम लोग जो है केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री का जो है टोटल 2 से 3 क्लास होगा, उसका केमिस्ट्री आपका ख़त्म हो जाएगा। और फिर बायोलॉजी के लिए हम लोग जो है 2 से 3 क्लास लेंगे, मतलब इस वीक तक आपका साइंस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है आपका ऑडिटिंग एक क्लास ले लेंगे ऑडिटिंग का, और एक क्लास ले लेंगे स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों जब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे 21 सितंबर से, ठीक है। टेस्ट सीरीज करेंगे, और टेस्ट सीरीज में तो बाकी सब्जेक्ट तो कवर हो ही गया है, ठीक है। टेस्ट सीरीज के द्वारा जितने भी सब्जेक्ट अभी तक कवर हो गए हैं उसके एमसीक्यू, इसके अलावा मैथ्स, इंग्लिश, जो चीज़ बचा हुआ है उसको टेस्ट सीरीज के द्वारा कवर कर दिया जाएगा, और करंट अफेयर को भी टेस्ट सीरीज से ही कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सारा चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे होगा। और 21 सितंबर से आपको और मज़ा आएगा क्लास करने में, क्योंकि उसमें हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अच्छे से समझाते हुए, ठीक है, मॉक टेस्ट के रूप में, ठीक है। हम लोग का टारगेट है कि ईपीएफओ में से पहले हम लोग लगभग 3000 एमसीक्यू को कवर कर लें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, ताकि आपको पूरा सिलेबस आपका मोटा मोटी अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्लास आपको कैसा लग रहा है। हमने सारा चीज़ का प्लेलिस्ट आपको बना दिया है, साइंस का, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, इंग्लिश का, ठीक है ना। उसके बाद इंश्योरेंस पढ़ा दिया हमने, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, अकाउंटिंग, ये सब सारा चीज़ हो चुका है। बाकी जो चीज़ बचा हुआ है वो 2-4 दिन में हो जाएगा, और फिर 21 सितंबर से टेस्ट सीरीज के थ्रू जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उससे पूरा सिलेबस फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा, सारा चीज़ जो बचा हुआ है वो कवर हो जाएगा। अभी हमारे पास अच्छा खासा समय है, 21 सितंबर से लेके हमारा एग्ज़ाम जो है वो 30 नवंबर तक है। तो अभी तक हमारे पास मोटा मोटी आप समझ में आया कि समझिए लगभग 70 डेज है। तो 70 डेज में आसानी से जो है सिलेबस को दोबारा से पढ़ा के चीज़ों को कवर करते हुए अच्छे से कम्प्रिहेंसिव तैयारी किया जा सकता है, और हम लोग वो करेंगे, ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और प्लेलिस्ट को अच्छे से देखिए, जो चीज़ आपका बचा हुआ पोर्शन है उसको वीडियो को देखिए कंप्लीट कीजिए, ठीक है दोस्तों। हम प्रॉमिस करते हैं कि कोई भी चीज़ आपका ईपीएफओ के लिए जितना चीज़ ज़रूरत होगा सारा चीज़ को पढ़ा के ख़त्म करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं कल, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।